जनगणना करवाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और ये 16वीं जनगणना की अधिसूचना का ऐलान कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। जातीय जनगणना कराने अधिसूचना जारी की गई है। जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने की बात यहां पर आ रही है। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार ने 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान किया था और केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए ये अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से डिजिटल होगा। इसके लिए ऐप भी तैयार कर लिए गए हैं। तमाम सूची तैयार की गई है जिसके हिसाब से ये जनगणना कराई जाएगी। पूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। हमने गति का भी ध्यान रखा है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी काम में गति का बहुत महत्व होता है। समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना और लोगों को बचाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने आधुनिक से आधुनिक तकनीक और समर्पित अपने बल के कारण, समर्पित स्वभाव वाले बल के कारण दक्षता में भी वृद्धि की है और तकनीक का उपयोग कर सटीकता के साथ पूर्वानुमान और जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां पर इंफॉर्मेशन एडवांस में पहुंचाकर समाज को जागरूक करना और पूरे समाज को ये डिजास्टर मैनेजमेंट के और राहत और बचाव के काम में जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। और ये हमारे अप्रोच के अंदर भी ये 10 साल में ढेर सारा परिवर्तन आया है। पहले अप्रोच सिर्फ राहत केंद्रित होता था। डिजास्टर आते थे, बचाव की कोई ना कार्य योजना होती थी ना बचाव का उद्देश्य होता था। डिजास्टर के बाद कैसे सहायता करना, कैसे पुनर्वसन करना, इस पर ही पूरा काम था। इस दशक की शुरुआत में हम मिनिमम कैजुअलिटी तक पहुंचे और दशक की समाप्ति होते थे जीरो कैजुअलिटी को हमने सफलता के साथ प्राप्त कर पूरे विश्व को अजूबा में डाला है। दृष्टिकोण, जैसे मैंने कहा कि राहत केंद्रित से समग्र और एकीकृत हुआ है। आने वाले समय के डिजास्टर की संभावनाओं को भी भांपकर एडवांस में ही इसके लिए रिसर्च करना, दुनिया भर में जो इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की विचार चल रहा है इसको संकलित करना और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे देश के अनुकूल बनाकर इसको पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश अपने आप में कोई एक खंड से कम नहीं है। आप आसाम के समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, गुजरात की देखेंगे तो अलग प्रकार की है, उड़ीसा की समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, पहाड़ों की समस्याएं अलग प्रकार की है और मध्य भारत और दक्षिण भारत की समस्याएं भी अलग प्रकार की हैं। और हमने हमारे प्रयास को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए अब आगे आए हैं और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाएंगे। इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहले से ही 20 मिनट लेट चल रहे हैं। यथा समय पूर्व तैयारी, इसमें भी हमने कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है उसको। सक्रिय निवारण और शमन दोनों क्षेत्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से हमने पद्धति को इवॉल्व किया है और आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, इसमें भी हम बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं।
मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूं, इसमें किसी की टीका की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र का ये अचीवमेंट है। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन। जानकारी के बाद संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, अधिसूचना जारी हो गई जनगणना के लिए। हर 10 साल में होने वाली जनगणना जो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते इसको टाल दिया गया, 2027 में होने वाली अधिसूचना इसके लिए जारी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी अधिसूचना जो है वो आज जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की है। कल उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी, एक हाई लेवल की बैठक की थी, जिसमें अधिसूचना के संबंधित जो भी तैयारी थी उसे अंतिम रूप दिया गया था और उसके बाद आज अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बार जो है वो जातीय जनगणना की बात जो है वो सरकार कर रही थी और सरकार ने इसको लेकर के CCPA में जो है वो पहले ही वे स्वीकृति दी थी, तो निश्चित तौर पर यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चूंकि 10 साल में जनगणना होती है, अगर हम इस जनगणना की बात करें तो 2021 से जो है वो 31 तक ही जो आधिकारिक तौर पर मान्य रहता है वो रहेगा। लेकिन हमने देखा कि पिछले बार में जो है वो कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर के बल्कि डिलिमिटेशन भी जो है वो 2026 में होना है। और डिलिमिटेशन के लिए जिसमें हम अगर बात करें संसद में जो सदस्यों की संख्या जो है वो काफी उसको लेकर के भी जो है वो जनगणना का जो आधार होगा वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी वंदन अधिनियम जो है, जो महिला आरक्षण में से जुड़ा हुआ अधिनियम जो है या बिल जो है वो पास करवाया था और उसको लेकर के कानून बनाया गया था, जिसमें 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया जाना है। तो इसको लेकर के भी जो काम किया जाएगा या फिर इसको लेकर के भी जो आधार माना जाएगा वह भी जो है वह इसी में जनगणना को जो है वो आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जैसा कि हम लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों को सुनते रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से भी हमारी जब भी बातचीत होती है उनका साफ तौर पर कहना है कि सही तौर पर जिस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं को सही लक्षित समूह तक टारगेट जो है वो किया जाए, उसका फायदा जो है वो लोगों को मिले, इसको लेकर के भी जो प्रयास है वो जनगणना से जब आंकड़े आएंगे उसके बाद जो है वो इसको लेकर के फैसले जो है वो किए जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जनगणना, क्योंकि हम देखें तो पिछली बार जो है वो 21 में होनी थी, लेकिन कोविड के बाद नहीं के कारण नहीं हो पाई थी और अब जो है अब इसको लेकर के सूचना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा जो है वो भी कर दी है। जी। अच्छा विनीत, इस बार की जनगणना खास है क्योंकि माना जा रहा है इस बार जो जनगणना होगा उसमें पहली बार जातियों की गिनती की जाएगी। विनीत, जी, निश्चित तौर पर मैं जो जातीय जनगणना है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया और केंद्र सरकार ने इसको लेकर के जो है वो CCPA कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है इसको लेकर के जो है अपनी स्वीकृति जो है वो दे दी थी। तो यह काफी महत्वपूर्ण जो है वह हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें कि लगातार जो है वो मांग होती रही थी। बिहार में भी हमने देखा कि जातीय सर्वे करवाया गया था, क्योंकि जातीय जनगणना जो है जनगणना करने की अधिकार जो है या काम जो है या फिर हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है संविधान ने वो केंद्र को दी है। तो वहां कई राज्यों ने इसको लेकर के अपने यहाँ सर्वे करवाया था, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं कि आखिरकार किस जाति की कितनी संख्या है, क्योंकि लगातार कई पार्टियां जो हैं वो भी इस तरह की मांग करती रही हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी वाली जो बात आती है उसको लेकर के भी जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ सरकार की जो कई केंद्रीय योजनाएं हैं उन्हें किस तरह से लक्षित समूह तक पहुंचाया जा सके। क्या विकास जो आजादी के बाद जो विकास की बयार चली है या फिर विकास के कामकाज जो हो रहे हैं वह क्या किन लक्षित समूहों तक पहुंच रहे हैं, यह जानना काफी जरूरी है और इसी को लेकर के जातीय जनगणना भी जो है वो भी करवाया जा रहा है। अच्छा विनीत, क्या ये 2011 की तरह ही जनगणना होगी 2 चरणों में?
मैम जी, मैं अगर हम बात करें मैं तो पर्वतीय राज्यों में जो है वो जनगणना जो है वो पहले होगी, और इसके साथ ही साथ जो अन्य राज्य जो अब हमें जानकारी मिल रही है वो जो अन्य राज्य हैं वो वहां पर जनगणना जो है वो बाद में होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मैं यह भी बात है कि 2011 में जिस तरह की जनगणना हुई थी, जिस तरह की बातें वहां पर में की गई थी, लगभग वही चीज होगा। बस इस बार जो है वह जातियों में के बारे में भी सबसे पूछा जाएगा कि आखिरकार वह किस जाति से रखते हैं, इसकी बात में जो है वो पूछी जाएगी। जो मोटे तौर पर चीजें हैं वो पहले की तरह ही रहेंगी, सिर्फ इस बार जो मोटे तौर पर अगर हम समझे तो इस बार जो बदला है उसमें जातीय जनगणना जो है वो बदला है। लोगों से उनकी जातियां भी जो है वो भी पूछी जाएंगी, और उसके आधार पर सरकार जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो करेगी। जी, तो इसका मतलब कि जब सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर दिया है, वो तमाम सियासी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो सरकार से लगातार जाति जनगणना करवाने का दबाव बना रही थी, उनके ऊपर क्या इफेक्ट? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं अगर हम राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए माइलेज भी देता है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें कि जिस तरह से जिस तरह से अगर हम देखें कि वह तमाम जो विपक्षी पार्टियां जिसमें राहुल गांधी के भी नाम आता है, वह भी जो है वह भी लगातार जातीय जनगणना की बात करते रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जातीय जनगणना है जो है वो करवाएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक में इसे माना था, क्योंकि जो कई तरह की डिमांड थे। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर बीजेपी भी जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी, या फिर हम कह सकते हैं जातीय सर्वे की बात हो रही थी, वहां पर बीजेपी भी ने भी इसका समर्थन किया था। और अब बीजेपी ने जब या फिर बीजेपी शासित एनडीए ने जब केंद्र सरकार ने जब इससे की घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विपक्ष की जो दबाव थे, प्रेशर टैक्टिक्स था, उसकी हवा निकाल दी गई थी, और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा जो है वो बीजेपी ने लेने की कोशिश की थी। लेकिन अब इसका क्या परिणाम होगा, अभी चुनाव होने बाकी है। पहला ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कल बीते रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक ली थी, और जीएसएस और जलदाय टंकी पर ये आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली से जीएसएस में उपकरण जलकर बंद हुए। आवा सहित 14 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप बताई जा रही है। जलदाय विभाग के जेएलआर टंका पर भी बिजली गिरी है। जलदाय विभाग की टंकी जो है, माफ करिएगा, टंकी पर बिजली गिरी थी और टंकी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना से विद्युत विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो देखिए कि किस तरह से आकाशीय बिजली गिरी है अलग अलग जगहों पर, और अलग अलग जगहों पर गिरने की वजह से कहीं पर विद्युत आपूर्ति ठप रही। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता श्याम इस खबर पर जुड़े हुए हैं। श्याम, आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान। जी बिल्कुल, पाली जिले में पिछले 2 दिन से मौसम परिवर्तन के साथ कल दोपहर से बादल छाए हुए हैं। लगातार आकाशीय बिजलियां भी कड़क रही है। इसी आकाशीय बिजलियों के दौरान पाली जिले के महाबाड़ जंक्शन उपखंड के आउवा गांव में एक ही समय में 2 जगह पर अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक जीएसएस व एक पानी की टंकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जीएसएस के क्षतिग्रस्त होने की वजह से 14 गांवों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के तुरंत बाद विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विद्युत लाइनें सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी आकाशीय बिजली है जो एक पानी की टंकी के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उसकी पूरी छत टूटकर नीचे गिर गई। जी बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी देने के लिए। तेलंगाना के दस्तक के साथ ही अब ग्रामीणों ने इंद्रदेव को रिझाकर अच्छी वर्षा की कामना को लेकर नाना प्रकार के जतन करना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले वर्ष औसत से कम वर्षा के फलस्वरूप जिले के अधिकांश बांध तालाब रिक्त पड़े होने से किसान वर्ग को खेत खलिहान में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता के मद्देनजर ग्रामीणों ने अभी से इंद्रदेव को रिझाने के जतन शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों ने शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर दाल, बाटी, चूरमे का भोग देवी देवताओं को लगाकर अच्छी वर्षा की कामना की जा रही है।
ग्रामीण एक दिन के लिए गांव से बाहर निकलकर विभिन्न स्थानों पर खासतौर पर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में इंद्रदेव को रिझाने का जतन करती नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा की कामना को पूरा करते हैं। पर कालका माता के बाटी बनाने में जो बरखा आ गए ठीक है, चूरमा बाटी बनाया गया। ये पूरी परंपरा ठेठ तक अगला बजावा करता आया, जो ये पिछले तक भी कर रहा। हाँ, बहुत अच्छी बरसात के लिए, बारिश के लिए निकले पूरा बोई गेड़ा निकलता और ये कई नाम कीर गेड़ा निकलता। और ये खास बस ये चूरमा बाटी घर पे जार दाल बनावा।